हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। वी आर बैक विद अनदर पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हम बलूचिस्तान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और एज यू नो, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे को होस्ट मलिक अब्दुल कवी साहब। कैसे हैं आप? जनाब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। यस, अगेन एंड अगेन आपको आगे भी बुलाते रहेंगे हम। तो शुरू करते हैं बात। बलूचिस्तान का एक हमारा जो परसेप्शन है रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, बलूचिस्तान से बाहर जो रहते हैं, जैसे हम लोग हैं। मैं कभी गया नहीं हूँ जिंदगी में बलूचिस्तान में। एक बार मैं शायद कोयटा में होके आया था, लेकिन मैं उस वक्त बहुत छोटा था। तो जो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है, उनका थोड़ा सा परसेप्शन ये है बलूचिस्तान के बारे में यार, कि वो एक थोड़ा सा बैकवर्ड इलाका है, रेगिस्तान है, टेररिज्म है। जब भी कोई न्यूज़ आती है उसके अंदर बलूचिस्तान का जिक्र होता है तो हमारे माइंड में टेररिज्म की आएगा, या कोई मतलब कि नेगेटिव न्यूज़ ही आएगी हमारे ख्यालों में। अभी रिसेंटली थोड़े से वो ड्रोन शॉट्स आए हैं, थोड़ा सा साहिली समंदर आता है, उसमें हमें थोड़ा अच्छा लगता है कि यार, कि ऐसा इलाका भी है हमारे एरिया में बलूचिस्तान के। तो अभी आप थोड़ा सा ओवरव्यू दें कि बलूचिस्तान ऐसा प्रोविंस क्या किस हद तक प्रोग्रेस कर रहा है, या क्या उसके अंदर मेजर अट्रैक्शंस हैं। और आप बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू दीजिए जनरल पब्लिक के लिए। जी ज़रूर। एक्चुअली ये है भी काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक। उसकी रीजंस हैं काफ़ी ज़्यादा। मेन रीज़न जो बलूचिस्तान की इंपॉर्टेंस की है वो जियो पोलिटिकल है। जो भी हमारा जियो पोलिटिकल इस वक्त सीन चल रहा है, जिसमें चाइना, इंडिया, ईरान है, देन इवन ये कि अफगानिस्तान अफगानिस्तान के बाद यूएई भी इसमें एक प्लेयर है। तो ये सब जो है ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं बलूचिस्तान की इस वक्त जो कंडीशन है, और यही सारे फैक्टर्स होंगे जो फ्यूचर में जाके बलूचिस्तान की जो भी शेप आएगी उसमें अपना रोल प्ले करेंगे। और रही बात अभी की बलूचिस्तान की, और अभी का बलूचिस्तान कैसा है, तो जो आपने बात की कि बहुत से लोगों को बलूचिस्तान का पता ही नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा मेजॉरिटी ऑफ जो पाकिस्तान है बाकी, वो शायद बलूचिस्तान कभी गया भी ना हो। ठीक है। तो इस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से सब लोगों ने अपने अपना परसेप्शन उसके बारे में बना लिया, जो भी न्यूज़ पे देखते रहे या जो भी किसी से सुना। बट जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो डेफिनेटली एग्जैक्टली हमेशा न्यूज़ के मुताबिक नहीं होती। उसमें बहुत सारे डिफरेंस भी आते हैं, लेकिन एक बात इन सब में कॉमन है कि वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी वहाँ पे इश्यूज हैं अभी, और उसकी रीज़न भी ये जो मैंने शुरू में आपको 5-6 बड़े प्लेयर्स गिनवाए जो कि इस वक्त रीजनल पावर्स है सारी, यही वो प्लेयर्स है जिसकी वजह से बलूचिस्तान की जो इस वक्त की कंडीशन है, वो इन्हीं सब की वजह से जो वहाँ की सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो भी इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और इन सब का वहाँ पे होना, अब आई मीन, ये हर किसी के जहन में एक सवाल आएगा कि यार पाकिस्तान ठीक है, मतलब एक इकोनॉमिक पावर है, लेकिन इकोनॉमिकली तो हम इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, और फिर बलूचिस्तान में इतने बड़े प्लेयर्स क्यों अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और क्यों कंसर्न है बलूचिस्तान को लेके? तो उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि उसकी एक्चुअली दो बड़ी रीजंस हैं। एक तो ये कि जैसे कि हम सबको पता है कि कोल्ड वॉर चल रही है चाइना और यूएसए की। यूएसए चूँकि अभी एक ग्लोबल सुपर पावर है और इकोनॉमिक पावर है, लेकिन उसका इकोनॉमिक पावर का जो स्टेटस है वो ख़तरे में है, और वो ख़तरे में है चाइना की तरफ से। चाइना की और यूएसए की इकॉनमी थोड़ा सा डिफरेंट चलती हैं। यूएसए हाईली जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उसकी है पूरी इकॉनमी, और जो उसकी एक्सपोर्ट्स है वो बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की होती है, जिसके लिए उसको किसी न किसी ट्रेड के रास्ते के थ्रू या किसी न किसी वे के थ्रू अपना सामान पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो उसी सिलसिले में हमने देखा कि चाइना ने ये सी पैक का सारा मंसूबा शुरू किया था, जिसपे अपने उसने अरबों डॉलर लगा दिए। अब जितना मर्जी पाकिस्तान इंपॉर्टेंट दोस्त हो चाइना का, लेकिन हर मुल्क अपना मुफाद ही देखता है। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली चाइना ने अपना मुफाद ही देखा होगा। वो ऐसे तो नहीं होगा कि यार उसे उठ के पाकिस्तान का या तुम ले लो पैसे, और ऐसे भी नहीं कहा गया तुम पैसे ले लो जहाँ मर्जी लगा दो। उन्होंने भी बताया कि यार हमें ये रूट चाहिए, इस रूट से हमने अपना सामान एक्सपोर्ट करना है। अभी चाइना को उस रूट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, वरना चाइना ने चूंकि इतना हैवीली इन्वेस्ट कर दिया था, तो वो हमारी गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उन्हें कहते हैं कि इसको कंप्लीट करो। अभी उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट
चाइना, यूएसए या जो बड़ी सुपर पावर्स हैं, ये हमारी कंट्रीज की तरह नहीं सोचते, ये अगले 10-20 साल का सोच के चल रहे होते हैं। और 10-20 सालों में चाइना को ये लगता है कि जैसे जैसे वो यूएसए को टॉपल करने के करीब आएगा, जैसे जैसे वो यूएसए से उसका स्टेटस छीनने के करीब आएगा, यूएसए उसके लिए रास्ते बंद करता जाएगा, ठीक है, यूएसए उसके लिए मुश्किलात शुरू करता जाएगा। आई मीन ये दोनों कंट्रीज चूंकि मिलिट्री वाइज भी बहुत स्ट्रांग है, तो ये डायरेक्टली अटैक तो नहीं कर सकते दूसरे के ऊपर, लेकिन एक दूसरे को जो कि हमने देखा पिछले सदी में भी और पिछली एक दिहाई में भी कि यूएसए ने सबसे ज्यादा जो एक चीज को वेपनाइज किया वो अपनी सैंक्शंस है। हमने देखा ईरान के ऊपर हजारों के हिसाब से सैंक्शंस लगी हुई हैं, उस इकॉनमी यूएसए ने बिल्कुल तबाह कर दी। अब जहाँ पे वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, वहाँ पे वो सैंक्शंस का सहारा लेते हैं, और ये सैंक्शंस की वॉर चाइना और यूएसए में अरसे से चलती आ रही है। चाइनीज उनकी कंपनीज को सैंक्शन करते हैं, वो इनकी कंपनीज को सैंक्शन करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गेम चल रही है। और चाइना को ये आइडिया है कि ये फ्यूचर में जाके उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, फ्यूचर में जाके उसके रोड्स बंद होंगे, तो जब उसके एक रोड बंद होगा तो ये उसका एक बैकअप रूट है, और ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। आज नहीं तो कल उसको ये रूट यूज करना ही करना है, उसके पास ऑप्शन नहीं है उसके अलावा कुछ और यूज करने की। और जब वो इस रोड पे आएगा तो उसको ग्वादर की पोर्ट चाहिए, फुली फंक्शनल एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि ग्वादर पे सामान उतरे और या लोड हो तो वो चाइना तक आए, या चाइना से जब वो निकले तो फिर चाइना की शिप्स आगे उसको पूरी दुनिया में पहुंचाए जहाँ पे उनके कस्टमर्स बैठे हुए। तो ये सब उसका एक पार्ट है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये चाइना के लिए एक गेटवे बन जाएगा और बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड यहाँ से होगी, हम चाइना जो भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं, हम ये मान लेते हैं कि चलो वो सारी यहाँ से नहीं करेगा, लेकिन अगर वो इसका 30% भी इस रूट से करता है तो ये इस जो ग्वादर पोर्ट है ये इस रीजन की सबसे ज्यादा बिजी पोर्ट बन जाएगी। और जब ये इस रीजन की सबसे ज्यादा बिजी पोर्ट बनती है तो हमने देखा है कि यहाँ पे जो बाकी प्लेयर्स हैं जिसमें यूएई, ईरान और इंडिया, इन सब की इकोनॉमी को फर्क पड़ता है, इन सब के जो इंटरेस्ट हैं वो डैमेज होते हैं। और इसी की वजह से ये तीनों प्लेयर्स भी यहाँ पे एक्टिव हैं, क्योंकि अगेन वो नहीं चाहते कि उनकी पोर्ट्स जो है ना वो पैक पे चली जाए और ये एक पोर्ट आगे आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा गया जिसमें हमारा को बहुत बड़ा कमाल है, ये एक नेचुरल गिफ्ट हमें मिल गया था ग्वादर की शक्ल में। अनफॉर्चुनेटली हमने इसको टाइमली डेवलप नहीं किया, जबकि इसको टाइमली डेवलप करना हमें चाहिए था। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स मिलते हैं आपको, और फिर वही होता है कि प्रॉक्सीज चल रही हैं, 3-4 कंट्रीज़ की प्रॉक्सीज यहाँ पे बलूचिस्तान में चल रही हैं, और उसी की वजह से हालात भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ख़राब हैं, और इसी वजह से जो है डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा स्लो है। ये तो एक सारा जो वहाँ पे मैस क्रिएट है ये तो उसका जिक्र हो गया। दूसरा अगर हम जिक्र करेंगे यार वहाँ के लोगों के क्या हालात हैं, तो वो भी डेफिनेटली बहुत बुरे हैं। उसकी भी वजह यही है कि यार वहाँ पे इकोनॉमिक कोई एक्टिविटी ही नहीं है, राइट। वो मतलब फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ पाकिस्तान का शायद मसला ना हो या बलूचिस्तान का मसला ना हो, पूरी दुनिया में आप देख लो, इवन यूनाइटेड स्टेट्स जो कि अच्छी खासी डेवलप्ड कंट्री है, उसकी कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं और कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं। उसकी रीज़न यही है कि यार आपको जहाँ से पैसा मिल रहा होता है आप वहीं पे इन्वेस्ट करते हो और वहीं से आप जो है ना इंडस्ट्रीज क्रिएट करते हो। अगर पंजाब आज पैसा ना क्रिएट करके दे रहा हो तो हम देखेंगे पंजाब में डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल ही रुक जाएंगे। तो यही सब कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान चूंकि रकबे में बहुत बड़ा है और आपको छोटे छोटी बस्तियाँ छोटे छोटे गाँव मिलेंगे और चूंकि बहुत सारा डिस्टेंस पे है, और अगर वहाँ पे अब आप पानी या बिजली या गैस कुछ भी पहुँचाना शुरू करो तो वो वाइबल ही नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे आपको रिटर्न भी नहीं आता। एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, ऊपर से पॉपुलेशन बहुत कम। इसी वजह से हमने देखा कि कोयटा या ग्वादर इस वजह की जो चंद उनकी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट है, लेकिन उसके अलावा बाकी जगहों पे डेवलपमेंट बहुत कम है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, स्टेट की जिम्मेदारी थी कि उनको बेसिक नेसेसिटीज दे, और बेसिक नेसेसिटीज ना होना या उनकी जो बेसिक मसाइल थे वो रिजॉल्व ना करना टाइमली, उसकी वजह से हमने देखा कि वहाँ के लोग कुछ स्टेट के अगेंस्ट भी हैं। और अगेन आपके कुछ मसले मसाइल होते हैं तभी आगे बाहर के लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अगर वहाँ के लोगों को कुछ मसले मसाइल ना होते तो शायद कोई ये थर्ड पार्टी प्रॉक्सीज ही उसको एक्सप्लॉइट ना कर सकती। जैसे हमने देखा कि पंजाब को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, पेशावर को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। उसकी रीज़न यही है कि यहाँ पे ये डेवलप्ड हैं, यहाँ पे स्टेट ने गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, तो लोगों को कुछ फैसिलिटीज़ में मिली हुई है। तो ये एक थोड़ी सी मैंने पिक्चर आपके सामने रखी है जो इस वक्त वहाँ पे मिस क्रिएट है, जो मसले मसाइल चल रहे हैं और जिन वजह से चल रहे हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। और जाहिर बात है जब पॉवर्टी होगी तो उसके अंदर फिर इस तरह के मसले मसाइल तो आएंगे। और रिसेंटली काफ़ी सारा इस तरह की न्यूज़ आती रही हैं कि जो फोर्सेस निकल के आई कि हमें अलग मुल्क एक दिया जाए। बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकली अंदर से कि किस तरह कोई कुछ चाह रहा था, कोई कुछ चाह रहा था। और वो बिल्कुल इंडिया की तरफ से भी उनको थोड़ी सी वो बैक मिल रहा था, बैकअप मिल रहा था। तो वो आवाज़ें भी इस तरह ही हुई। बहरहाल आई होप कि आगे की डेवलपमेंट हमें इस चीज़ से फ़ायदा दे कि हम अपनी कम अज़ कम आवाम को वहाँ पर फैसिलिटेट कर सकें। और थोड़ा सा वो एक पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर आके कम अज़ कम रह सकें, ताकि उनके भी गिले शिकवे जो बिल्कुल जायज़ बनते हैं, क्योंकि इतने सालों से उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। बिल्कुल लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस होना, ये खास से उनकी कुछ फहमी थी गवर्नमेंट की कि हम इनको डील कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कोई गवर्नमेंट आज तक इस ऐसे बलूचिस्तान को पूरी तरह से डील नहीं कर सकी। जितना उनका हक था पाकिस्तान के ऊपर, उस तरह नहीं डील किया जा सका। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात को बढ़ाते हैं माइनिंग के हवाले से। मिनरल माइनिंग आजकल काफ़ी रिसर्च हुई हुई है बलूचिस्तान में, काफ़ी न्यूज़ में भी आ रहा है। तो इसके ऊपर जो नए अभी रिसर्च फैक्टर्स आए हैं और जो नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उनके बारे में आप थोड़ा हमें बताइएगा। जी ज़रूर। ये आपको याद होगा कि 2018-19 में भी एक मतलब उससे पहले तो शायद लोगों को इतना नॉलेज नहीं था इस चीज़ के बारे में, लेकिन उस टाइम पे एक न्यूज़ चली थी और उस न्यूज़ की वजह से लोगों को पता चला कि यार एक्चुअली में ये हो क्या रहा है बलूचिस्तान में, इतना ज़्यादा माइनिंग और इतना ज़्यादा पैसा वो कहाँ से हरकत में आ रही है सारी चीज़। तो हुआ ये कि एक एक गवर्नमेंट हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है एक कंपनी के साथ कि वो आके माइन सेटअप करें। रिकॉर्ड एक जो कि एक सारा केस था, उसमें इंटरनेशनल कंपनी थी, आपने उनके साथ मुआहदा किया था, सब कुछ था, उन्होंने आगे अरबों डॉलर यहाँ पे लगाए, इन्वेस्टमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया माइनिंग का। बाद में आपको याद आता कि नहीं यार ये तो हमने गलत डील कर ली। मतलब इतनी हमारी वो छोटी सोच है गवर्नमेंट्स की कि वो 3-4 साल ज़्यादा का सोचते ही नहीं है किसी भी डील में, किसी भी प्रोजेक्ट में। तो फिर चीफ जस्टिस ने फिल्म उठा ली कि उनसे वो उनको यहाँ से कंपनी को जाने को कह दिया। कंपनी इंटरनेशनल कोर्ट में चलेगी। वहाँ पे जाके हमने देखा कि पाकिस्तान की अच्छी खासी जो बेइज्जती हुई, बदनामी हुई पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान वहाँ पे केस हार गया एक प्राइवेट कंपनी से, जिसमें उनको $6 बिलियन का जुर्माना भी हुआ। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जो कि $2-2 बिलियन लेके चल रहा है, वो $6 बिलियन का जुर्माना एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और फिर ऐसा भी नहीं था कि क्योंकि हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है तो हम वो कह भी नहीं सकते कि यार आया गोरी नहीं देते हम पैसे, तो हमें तो वो देने ही देने थे। फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पे प्ले किया। उन्होंने आउट ऑफ द टेबल जाके उस कंपनी से कुछ डील की कि यार कुछ आप अपना रख लें, कुछ हमारा नहीं सुन लें, और बीच में आगे उन्होंने कुछ उनसे साथ डील कर ली। वो भी तक क्लियर नहीं हुआ कि एग्जैक्ट डिटेल्स उसकी नहीं आई, बट ये कि ऑफ द टेबल कुछ उनके साथ डील होगी। और अब हमने देखा कि दोबारा कंपनी ने इन्वेस्टमेंट शुरू की यहाँ पे, और इस तरह की है कि अब 30% जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ के हैं। गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ में एक OGDCL आपका आता है, इसी तरह की 2-3 और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। सो बेसिकली वो ही कंपनी यहाँ से मिनरल निकालेगी, वही कंपनी यहाँ पे रिफाइनिंग करेगी उनकी, या रिफाइनिंग ना भी करे तो वो उनको ट्रांसपोर्ट करेगी, एंड देन जो भी उसके साथ करना होगा। बट ये कि एक जो उसका सम है वो, या प्रॉफिट में शेयर, वो हमें गवर्नमेंट ने इस वक्त रखी है। लेकिन यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि चूंकि अब गवर्नमेंट का स्टेक उसमें थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो पहले स्टेक चल रहा था, तो अब गवर्नमेंट भी थोड़ा सा इसको सीरियसली परसू कर रही है। और ये एक तरीके से अच्छी बात भी है, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे $1 ट्रिलियन से ज़्यादा के ज़खायर मौजूद हैं। तो मिनरल्स जिसमें कुछ बड़े मिनरल्स भी हैं, सोना हो गया, कॉपर हो गया, एलुमिनियम हो गया। एलुमिनियम की हमने देखा है ग्लोबल बहुत सारा डिमांड है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज एक्सेट्रा। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे मिनरल्स भी हैं, बट ये कि ये एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट है, $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की। तो इस वजह से इसको लेके अब गवर्नमेंट भी काफ़ी सीरियस है, क्योंकि ये बलूचिस्तान इस वक्त वो चीज़ है जो कि पूरे अपना तो फ्यूचर बलूचिस्तान का चेंज हो गई होगा इससे इंशाल्लाह, लेकिन इससे पूरे पाकिस्तान का फ्यूचर भी चेंज होगा। और हमने देखा जिस तरह की पंजाब शुरू में जो है ना, सिंध ही हमारा एक मेन इंडस्ट्री थी, या मेन ही सूबा था जहाँ पे सब कुछ था। फिर पंजाब में इंडस्ट्रीज लगी तो पंजाब में आबादी आना शुरू होगी दूर दराज से। तो इसी तरह होता है। अब जब बलूचिस्तान में इंडस्ट्रीज लगेंगी माइनिंग की, तो हम देखेंगे कि वहाँ यहाँ से लोग, पंजाब से, सिंध से, पेशावर से लोग वहाँ जाया करेंगे, वहाँ पे बिजनेस किया करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी वहाँ पे हरकत में आ जाएगी।
और फिर ये कि सिर्फ माइनिंग नहीं है, उससे रिलेटेड सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगेंगी। आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतनी इतनी बड़ी वो मशीनरी है कि वो पाकिस्तान में ना पाकिस्तान वो मशीनरी क्रिएट कर सकता है, ना पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज है जो मशीनरी खरीदे। तो इतनी इतनी बड़ी मशीनरी है, इतने इतने बड़े जब प्लांट्स लगेंगे उनको रिफाइन करने के, उनको बिजली चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको रोड्स चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का अब ये रोल है कि वो सीरियसली हो के इसको थोड़ा सा परसू करे कि यार हम टाइमली ये सब चीज़ें कर ले, ना कि कल को इंडस्ट्री लग जाए उसके बाद हम वो पाइप बिछा रहे हो, उसके बाद ही हम बिजली पहुंचा रहे हो। ये चीज़ें हमें पहले से कर लेनी चाहिए वहाँ पे। दूसरा एक बड़ी न्यूज़ इस सारे मामले में है, जो कि है वो ये है कि पाकिस्तान ने सऊदीया को इनवाइट किया है कि वो भी आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बहुत स्मार्टली यहाँ पे इसको प्ले किया, और एक अच्छा उनका ये डिसीजन है। उसकी रीज़न ये है कि सऊदीया और यूएई हमने देखा बहुत क्लोज पार्टनर्स है। तो अगर तो सऊदीया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो अब सऊदीया ने चूंकि इन्वेस्टमेंट कर ली होगी, सऊदीया का बलूचिस्तान से फायदा जुड़ जाएगा। तो सऊदीया नहीं चाहेगा कि यहाँ पे कोई प्रॉक्सी आए या यहाँ पे उसके एलायंस में से कोई एलाय आके यहाँ पे माहौल खराब करे, क्योंकि अगेन नुकसान उसका भी है। तो इस तरह जब आप मुख्तलिफ लोगों को पार्टनर बना लेते हो, तो वो सब जो लोग जो है ना, वो सब एंटिटीज, उनका मुफाद जोड़ जाएगा। जब उनका सबका मुफाद जोड़ जाएगा तो हम देखेंगे कि इससे जो है ना मसले मसाइल हमारे काफ़ी ज़्यादा हल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्ले किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि सऊदीया को जो शेयर दिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान अपने शेयर्स में से देगा, जो कि 30% पाकिस्तान ने लिया था रिकॉर्डिक के पूरे सिनेरियो में। तो उसी में से जो है पाकिस्तान उनको शेयर देगा। आल्दो हमारे शेयर्स कुछ कम होंगे, लेकिन हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें पैसा चाहिए वो चीज़ें डेवलप करने के लिए, जिसमें सऊदीया हमारी हेल्प कर सकता है। तो ये थोड़ा सा सिचुएशन है इस पूरी बलूचिस्तान की, और जो माइनिंग वहाँ पे हो रही है। और उसके अलावा ये कि वहाँ के, मेरे ख्याल में ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। जो भी उनके मसले मसाइल थे, हम ये नहीं कहते कि यार वो बिल्कुल ही सब गर्ल्स लोग हैं, नहीं। ऑफ कोर्स उनके साथ भी बुरा हुआ है इन द पास्ट, लेकिन अब ये कि मेरे ख्याल में अगर तो वो इसको एक नया नई लाइफ समझे, कि उनको एक न्यू लाइफ मिल रही है, एक उनको फ्रेश स्टार्ट मिल रहा है, तो वो एक अपना फ्यूचर भी अच्छा कर सकते हैं, अपने बच्चों का भी, और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर तो बलूचिस्तान के लोग उस इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो ये बलूचिस्तान के लोगों के लिए ही बेहतर है। ऐसे ही है बिल्कुल। और बलूचिस्तान के लोग हमारे लोग हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतर है। और सऊदीया के आने से बिल्कुल आपने कहा सही, थोड़ा हमें जाहिर बात है पैसा तो चाहिए चाहिए। तो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगर एक मिलेगी रीजन में कि यार एक पाकिस्तान भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट का एक जरिया बन सकता है ग्लोबली, तो अल्लाह करे ये माइनिंग प्रोजेक्ट्स भी हमारे कामयाब रहें और हमारी बलूचिस्तान के अवाम को भी इससे काफ़ी फ़ायदा हो, और हमें भी इकनॉमिक तौर पे भी हमें फ़ायदा हो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक जो जहन में आता है सबके, सी पैक हो गया, माइनिंग होगी, और तीसरा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। इसके ऊपर काफ़ी लोग बात करते हैं, ईरान की तरफ से भी बात हुई, पाकिस्तान की तरफ से भी। फिर बीच में अमेरिका आ गया, उन्होंने धमकियाँ दी कि हम सेक्शन लगा देंगे। फिर वो थोड़ा सा मामला क्लोज हो गया। अभी फिर जब हमारे प्रेसिडेंट आए थे ईरान के सॉरी पाकिस्तान में उनका दौरा था, तो उन्होंने भी इस पे थोड़ी सी बात करना चाहा, लेकिन फिलहाल अभी इस पे दोबारा एक बार नहीं कोई कंसेंसस बन सका। अभी हमारा पाकिस्तान के हालात के मुताबिक 2027 तक हमारी जो लोकल गैस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। एलपीजी की जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी आपको कीमत का अंदाज़ा आपको होगा कि वो कितनी महंगी पड़ेगी। तो ये हमारी एक बेसिक नीड बन जाएगी कि हमें ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन है इसको कंप्लीट करना ही का होगा अगर हमें सर्वाइव करना है। क्योंकि अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होगा। अभी आप बेशक सेंक्शन के डर से ना करें करें वो अलग बात है, लेकिन जब आपके पास एक मजबूरी एक चीज़ बन जाएगी तो उस वक्त आप करेंगे। तो वो आप थोड़ा इसके ऊपर ओवरव्यू दे दें कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, इसका कितनी इंपॉर्टेंस है, और क्या हमें फ़ायदा होगा। हमें तो फ़ायदा होगा ही, ये इंडिया की भी हमें ज़रूरत है जहाँ तक मेरा ख्याल है, उनको भी फायदा होगा इससे। तो ये अगर 3-4 मुल्कों का समझौता हो सकता है इस चीज के ऊपर, तो ये क्यों नहीं इतने डायलॉग्स के बाद बन पा रही। देखिए, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस सारी सिचुएशन का,
लेकिन इसमें हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अगेन ये सेंक्शंस की वजह से ही रुका हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स की, लेकिन सेंक्शंस आपकी सिर्फ एक पॉइंट तक ही चलती हैं, उससे आगे नहीं चलती। जिस तरह हमने देखा जब पाकिस्तान ने एटॉमिक अपना प्रोग्राम शुरू किया था, उस वक्त भी अमेरिकन और बाकी मुल्कों की तरफ से हमें वार्निंग्स मिली थी और धमकियाँ मिली थी सेंक्शंस की, सेंक्शंस कुछ लगी भी थी, लेकिन हमने वो किया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है हमेशा जब आप देखते हो कि आपका एक चीज़ के बगैर सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं है, ठीक है, और वो आपकी बेसिक नीड बन चुकी है, फिर आप सेंक्शंस की परवाह नहीं करते। तो अभी तो हम इस वजह से उसको लाइटली ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास गैस है, हमारे पास कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ अपनी गैस है, तो हमारा काम चल रहा है। लेकिन जब हम देखेंगे कि हमारा काम नहीं चल रहा, तो उस वक्त हम अमेरिका को भी उस वक्त तो अमेरिका को भी आइडिया होगा कि यार अब हम इनको इससे ज़्यादा प्रेशराइज कर नहीं सकते। तो फिर मेरे ख्याल में ये एक ना एक दिन होना ही है। और जिस तरह आपने बताया 2027 में हमारी अपने रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, तो तब तक जो है लाजमी ये पाइपलाइन एक्टिव हो जाएगी, और इस पाइपलाइन से इंडिया का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उसके जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पाइपलाइन इंडिया को भी गैस फ्राहम करेंगे और उसके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये मेरे ख्याल में लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो एक प्लेयर नाराज़ होगा या जो एक प्लेयर जिसकी इकॉनमी को खतरा पड़ेगा, वो हम देखेंगे कतर है। तो कतर यहाँ पे कोशिश करेगा थोड़ा अनरेस्ट बनाने की, लेकिन हम देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान सेम पेज पे आ जाएंगे, क्योंकि जो गैस इंडिया तक पहुंचनी है वो पाकिस्तान से ही होके पहुंचनी है। तो फिर हम देखेंगे कि जो प्रॉक्सीज चल रही हैं वो भी किसी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगेन इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, क्योंकि अभी तो सेंशस चल रही है। अभी तो अमेरिका ने भी क्लियरली बोल दिया, उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यही बोला है कि जो भी मुल्क ईरान के साथ किसी भी तरह की ट्रेड करेगा वो सेंशस के लिए तैयार हो जाए। तो इस पे हमारे जो प्रेमिस है उन्होंने जवाब तो दिया कि नहीं नहीं, हम अमेरिका की मर्जी के खिलाफ नहीं कुछ करेंगे। लेकिन अगेन जब जब पानी सर से गुजर जाएगा और जब हम देखेंगे कि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, तो फिर ये स्टेप लेना मजबूरी बन जाएगी, और फिर हम ये स्टेप ले भी लेंगे। और उस वक्त तक जो है ना, फिर होपफुली अमेरिका को भी रियलाइज हो जाएगा कि यार अब एक 22-23 करोड़ की आवाम है, उसका फ्यूचर स्टेट पे है, और वो उसका कंट्रोल नहीं चल सकता इस चीज़ पे। तो ये भी जो है ना एक पूरी सिचुएशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद सबसे मेजर कंसर्न अभी आता है पाकिस्तान के लिए इन तीनों प्रोजेक्ट्स को यूटिलाइज करना। बिल्कुल ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। ये तीनों प्रोजेक्ट्स अगर चल गए तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए इकोनॉमी के तौर पे। और उसके बाद देखा गया यूएई में भी इस तरह ही, जब ऑयल से उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा कर दी कि अब दुनिया में वो कम्पीट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए अब ये बड़ा चैलेंज होगा कि ये इस तीनों प्रोजेक्ट्स को किस तरह वो स्ट्रेटेजिकली प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि अब इसमें रुकावटें तो आएंगी, रुकावटें हर तरफ से आएंगी। खास तौर पे देखें इंडिया और चाइना आपस में, आपको उनका रिलेशन पता है कि क्या इंडिया नहीं चाहता कि वो चाइना प्रोग्रेस करे आगे, और चाइना के लिए पाकिस्तान का एक ग्वादर पोर्ट हम बहुत ही अहमियत रखता है अगर उनको ट्रेड स्टार्ट करनी है अपनी प्रॉपर सही से। और उसके बाद ईरान को भी जो चबार पोर्ट है उसको भी एक कंपटीशन डायरेक्ट देता है ग्वादर पोर्ट। तो एक इस तरह की सिचुएशन बन सकती है कि आपको, और सऊदी अरब का, सॉरी मैं भूल गया, सऊदी अरब और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट बीच में चलते रहते हैं शिया सुन्नी की वजह से, तो ये भी हमें थोड़ा अपने आप को एक प्लानिंग के तौर पे चलाना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हमने किस तरह इनको लेके चलना है तीनों प्रोजेक्ट को। तो इस पे आप थोड़ा अपना राय पेश करें। जी ज़रूर। अभी जिस तरह आपने ये सारी चीज़ें गिनवाई, तो ये मोस्टली पाकिस्तानियों को या आम लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। और इस ना पता होने की वजह से उनको समझ नहीं आती कि ये कितनी बड़ी गेम में इस वक्त हम लोग फंस चुके हैं। कुछ इसमें पाकिस्तान की अपनी गलतियां भी हैं, लेकिन कुछ गलतियां नहीं भी हैं, और कुछ ये फैक्टर है कि हम इतने बड़े मैस में हम लोग फंस चुके हैं कि हम नेबर्स की जो अपनी प्रॉक्सीज हैं, हम उसके भी बीच में हैं। हम दो सुपर पावर वर्ल्ड पावर्स के बीच में हम खिचड़ी में फंसे हुए हैं। एक मैस वो है। देन हम देखते हैं कि इंडिया चाइना जो आपस में कम्पीट करें, एक मैस वो हमारे ऊपर है। देन जो मिडिल ईस्ट का सारा मैस है वो भी हमें किसी न किसी हद तक वो लिंक करता है। तो ये ऊपर दूर से देखने में तो शायद इतनी बड़ी चीज़ ना लगे, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हो तो आपको पता चलता है कि यार पाकिस्तान इटसेल्फ एक बहुत छोटा सा मुल्क है,
एक छोटी सी इकॉनमी, इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं है हम लोग। और हम लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी बड़ी इकॉनमीज की प्रॉक्सी वॉर में फंस चुके हैं, और उसी की वजह से हमने देखा कि सिक्योरिटी के जो सारे मसले मसाइल चलते रहे हैं। अब कमिंग टू द पॉइंट कि यार यहाँ पे मसले मसाइल जब यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होगी तो जो जिन लोगों को वो डेवलपमेंट इफेक्ट करेगी उनकी नाराजगी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसका तरीका यही है कि आप जिस तरह हमने मिडिल ईस्ट में भी देखा कि अब 5-6 बड़ी बड़ी कंट्रीज है जो ऑयल एक्सपोर्ट कर रही हैं, बट वो आपस में भी सही है। तो आपको किसी न किसी पॉइंट पे आके स्मार्टली प्ले करके कुछ अपने ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे, सबसे पहले अपने नेबर से। अगेन हम ये और रिकॉर्ड भी कहेंगे कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की जरूरत है, जिसमें इंडिया का भी फायदा है, इंडिया का काफ़ी फायदा है, क्योंकि उसको जो एक बहुत लंबे रास्ते से साइड ट्रेड करनी पड़ती है, वो हम पाकिस्तान उस पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का शॉर्टकट रास्ता प्रोवाइड कर देगा। फिर हमें ईरान, अफगानिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में अगर हम ईरान के साथ ट्रेड शुरू करते हैं तो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मफाद लिंक हो जाएगा। देन अगेन वही जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया से भी उसको बेनिफिट होना है। तो जब इंडिया का भी बेनिफिट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये भी हमारे इस प्रोजेक्ट का बेनिफिशियरी है, तो हम देखेंगे कि इंडिया भी जो है ना वो हमारे हमारे एक गुड टर्म्स में आ जाएगा। चाइना तो ऑलरेडी वो ट्रेन राउट यूज़ करेगा, तो चाइना की तो वो अदर एक अल्टीमेटली ज़रूरत बन जाएगी। फिर बाकी जो सुपर पावर्स है, सऊदीया की, चूंकि हम इन्वेस्टमेंट खुद लेके आ रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि यार इधर आके आप बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करें, तो हम देखेंगे कि यार वो भी कंप्रोमाइज़ करने को रेडी हो जाएगा। तो ये तो हम किसी न किसी तरह मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी न किसी पॉइंट पे आके यूनाइटेड स्टेट्स को कहना पड़ेगा कि यार अब हमारी मजबूरियां बन चुकी हैं, अब हम जो है ना तुम्हारे बेशक एलाय हैं। जिस तरह हमने देखा कि इस रीजन में सबसे बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स का एलाय इंडिया है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने हज़ारों के हिसाब से सैंक्शंस लगाई हुई है रशिया के ऊपर, यूक्रेन वॉर की वजह से, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी रशिया से वेस्ट कर रहा है, यूरोप कर रहा है और इंडिया कर रहा है। तो लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स कुछ नहीं कर सका। तो जब आप खुद मुख्तार इतने हो जाएगी और आपकी इकॉनमी थोड़ी सी हरकत में आ जाएगी, तो आप इतनी ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे उन सेक्टर्स को, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स भी इतना ज़्यादा आपके खिलाफ वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकेगा, क्योंकि आप उसको भी आपकी ज़रूरत है। ठीक है, वह इस रीजन में एक फुटबॉल के लिए बेशक इंडिया है, लेकिन पाकिस्तान जिस जिस लोकेशन में है उस लोकेशन में इंडिया नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट्स को पाकिस्तान की भी ज़रूरत है। इसी वजह से हमने देखा कि वो इंडिया और पाकिस्तान में से कोई एक चीज़ चूज़ नहीं करता, ना वो कर सकता है। तो अगेन मैं ये सोचता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इस रीजन के लिए एक अच्छी न्यूज़ बन के आएंगे, और इस पूरे रीजन को, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, डेफिनेटली इस इंडिया का भी अरबों डॉलर का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। आई एम श्योर कि बहुत से इंडियन इस पॉडकास्ट के कमेंट्स में आगे बोलेंगे कि यार हमें हाँ उनको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ग्लोबल लेवल पे गेम्स होती हैं या ग्लोबल लेवल पे जो डिसीजंस होते हैं वो इस तरह नहीं होते। तो इस सारे प्रोजेक्ट से इंडिया का भी बहुत फ़ायदा जुड़ा है, अफगानिस्तान का भी फ़ायदा जुड़ा है, और चाइना को तो ऑब्वियसली हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ईरान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा जुड़ा है। तो होपफुली ये सारा जो प्रोजेक्ट है या ये जो टाइम होगा, ये पाकिस्तान के लिए भी ग्रोथ का टाइम होगा, और इस रीजन के लिए हम देखेंगे कि अब जैसे हमने यूरोपियन यूनियन को देखा या हमने वेस्ट को देखा, हम देखेंगे कि अब ये जो रीजन है, ये जो साउथ ईस्ट एशिया और ये हमारा जो पैसिफिक एशिया बन रहा है, ये इकोनॉमिकली और जो है ना एक नई इकॉनमी बन के सामने आएगा और एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बन के आएगा। बिल्कुल ये वो कहते हैं ना कि बचपन में कि अभी आप ये नहीं करो, आप बड़े हो के आप ये कर सकोगे, अभी आप बहुत छोटे हो। तो काश हम भी इतने बड़े हो जाएं कि हम अमेरिका को बोल सकें कि अब सर हम बड़े हो गए हैं, हमें भी कुछ करने दिया जाए। और बिल्कुल इंडिया को भी हमारी ज़रूरत है, बेशक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आई होप इंशाल्लाह पाकिस्तान आने वाले वक्त में एक इकोनॉमिकल हब बन जाए, ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। सो इसी के साथ एंड करते हैं पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका टाइम देने का। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग और कीप सपोर्टिंग अस एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू गाइस।